तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लास स्काई क्लासेस में। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है मॉडल पेपर के बारे में। उसमें बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ अपने लघुत्तरीय प्रश्नों के ऊपर। ध्यान रखेंगे, ये जो मॉडल पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये सन 2022 का है और ये यूपी एमएसपी यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है लोड किया गया है और उसी के आधार पर मैं अपने आंसर्स, अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारा लघु उत्तरीय से है वो है मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं। देखिए, मांग को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, सबसे पहले तो मांग को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वो है वस्तु की कीमत। देखिए, अन्य चीज़ें समान रहनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे मांग के नियम में अन्य जो है एक नियम होता है कि अन्य बातों के समान रहने पर, ठीक है, अन्य बातें यदि समान रहेंगी तब हमारा जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक होंगे वो कौन सा होगा। पहला होगा वस्तु की कीमत और जो दूसरा कारक होगा वो होगा व्यक्ति की आय और जो तीसरा होगा वो होगा संबंधित वस्तु की कीमत। तो ध्यान देंगे, पहला है वस्तु की कीमत और दूसरा है व्यक्ति की आय और तीसरा है संबंधित वस्तु की कीमत। ये तीन चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें मांग को प्रभावित करने वाली कारक बन जाएंगी। देखिए, यदि अन्य बातें समान रहेंगी तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन ही वस्तु की मांग को निर्धारित करेगा। यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाएगी। यदि वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो वस्तु की मांगने वाली मात्रा बढ़ जाएगी। ध्यान रखिए, जब भी प्राइस बढ़ती है डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब भी प्राइस घटती है डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इनके बीच में जो संबंध है वो कैसा संबंध है, वो संबंध है ऋणात्मक। एक बढ़ता है दूसरा घटता है, दूसरा घटता है तो पहला बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वस्तु की कीमत है ये वस्तु की मांग को प्रभावित करेगा, पहला हो गया। और दूसरा जो है हमारे पास, देखिए, इसीलिए मांग की जो कीमत लोच का वक्र होता है वो ऐसे होता है। कीमत यहाँ है तो मांग यहाँ है, कीमत घट गई तो मांग क्या हो गई, मांग हमारी D2 यहाँ आ गई। ठीक है, मांग बढ़ जाती कि नहीं, कीमत जैसे ही घटती मांग बढ़ जाती, कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। ये मांग को निर्धारित करने वाला एक कारक है। अब देखिए, अगला है मांग को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक क्या है। मांग को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है व्यक्ति की आय। व्यक्ति की आय ही मांग को निर्धारित करती है। यदि व्यक्ति की आय ज़्यादा है तो मांग भी ज़्यादा होगी, यदि व्यक्ति की आय कम है तो मांग भी कम होगी। यानी कि व्यक्ति की आय यानी इनकम, यानी चाहे आय को हम वाई से भी लिख सकते हैं और आई से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाई यानी आय हमारी बढ़ जाएगी तो हमारी मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन आय हमारी घट जाएगी तो मांग भी हमारी घट जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, हम 10,000 कमा रहे हैं, 10,000 के बराबर खर्च करेंगे। 50,000 कमाने लगेंगे तो उस हिसाब से खर्च करेंगे। 1 लाख कमाए लेंगे, ऐसो आराम बढ़ जाएंगे, खूब सारा खर्च करेंगे। तो आय बढ़ती है तो व्यक्ति की मांग भी बढ़ जाती है, आय घटती है तो व्यक्ति की मांग भी घट जाती है। लेकिन अन्य बातें समान रहनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अन्य बातें समान रहेंगी तो आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, आय घटेगी तो मांग भी घटेगी। इनके बीच संबंध कैसा है, इनके बीच संबंध है धनात्मक। संबंध कैसा है, संबंध है धनात्मक। आय के बढ़ने पर मांग बढ़ेगी, आय के घटने पर मांग भी घटेगी। तो ध्यान रखिए, मांग को प्रभावित करने वाला कारक आय भी तो है, व्यक्ति की आय भी मांग को प्रभावित कर सकती है। चलिए, अगला जो है हमारा वो है संबंधित वस्तु की कीमत।
संबंधित वस्तु की कीमत आपको पता है, यदि एक वस्तु है और उसकी समानार्थी यानी समान जो है लाभ पहुंचाने वाली वस्तु है, जैसे हमने कहा चीनी और गुड़, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों चीज़ें समान स्वाद देने वाले पदार्थ हैं। यदि चीनी का रेट आप बढ़ा दीजिए, गुड़ की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चीनी का रेट घटा दीजिए, गुड़ की जो है मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग जाहिर सी बात है चीनी खरीदना चालू कर देंगे। चीनी का रेट बढ़ेगा, चीनी वाले लोग गुड़ के पास चले जाएंगे, गुड़ की मांग बढ़ जाएगी। चीनी का रेट घटेगा, गुड़ वाले लोग चीनी के पास भागेंगे, तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। यानी रेट ये बढ़ा रहे हैं, मांग पर असर किसके पड़ रहा है, गुड़ वाले लोगों पर। तो इसीलिए कहा जाता है संबंधित वस्तु की कीमत भी मांग को प्रभावित कर सकती है, अर्थात संबंधित वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक है। तो हमारे 3 कारक हैं, पहले है वस्तु की कीमत, दूसरा है व्यक्ति की आय और तीसरा है संबंधित वस्तु की कीमत। ठीक है, ये 3 कारक ऐसे हैं जो एक अर्थव्यवस्था में मांग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ अन्य बातें समान रहनी चाहिए। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, एक फर्म का TFC, TVC तथा TC क्या है। ध्यान रखिए, मैंने बताया है कि जो हमारा TVC होता है इसे हम कहते हैं कुल परिवर्ती लागत, ठीक है, और जो हमारा TFC होता है इसे हम कहते हैं कुल स्थिर लागत, और जो TC होता है इसे हम कहते हैं कुल लागत। हमारे सामने तीनों हैं, TVC, TFC, TC, कुल परिवर्ती लागत, कुल स्थिर लागत, कुल लागत। देखिए इन दोनों का योग ही TC होता है, यानी हम कह सकते हैं TVC प्लस TFC बराबर TC, यानी कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्ती लागत बराबर कुल लागत। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि कुल परिवर्ती लागत है क्या, उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से जहाँ हम कुछ साधनों को बढ़ा सकते हैं, ऐसे साधनों को हम क्या बोलते हैं, कुल परिवर्ती लागत कहते हैं। इनका उद्देश्य होता है उत्पादन को अधिक प्राप्त करना। ध्यान रखिए, उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से हम जिन साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं उसे हम कुल परिवर्ती लागत कहते हैं। समझ रहे हैं, ये अल्पकाल की अवस्था के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया है कि अल्पकाल में ही स्थिर और परिवर्ती साधन आपको मिलेंगे, दीर्घकाल में तो सारे के सारे परिवर्ती होते हैं, उसमें कोई स्थिर साधन होता ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्पकाल की अवस्था में यदि हमें उत्पादन को अधिक करना है तो हमें उत्पादन के साधनों को बढ़ाना पड़ेगा। उसमें हम केवल परिवर्ती वाले ही बढ़ा सकते हैं, स्थिर वालों को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि स्थिर जो साधन है एक मुश्त स्टार्टिंग में लगा हुआ है, परिवर्ती वाले ही हमारे पास बचे हुए हैं, उन्हीं को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे श्रम, उत्पादन होते वक्त जितना चाहें उतना हम बढ़ा सकते हैं, और उसमें हमने बताया है कि उत्पादन पहले बढ़ता है उसके बाद घटना प्रारंभ कर देता है। ये आप हमारे परिवर्ती अनुपात के नियम को देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार पूर्वक इस बारे में जानकारी दी है। तो चलिए यहाँ आपको ध्यान रखना है, कुल स्थिर लागत एक ऐसी लागत होती है जिसका उद्देश्य होता है उत्पादन को अधिकतम प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना। इस उद्देश्य से वो लगातार बढ़ाई जा सकती है। और स्थिर लागत एक ऐसी लागत होती है जो अल्पकाल की अवस्था में स्थिर रहती है, अर्थात उत्पादन से उसका कोई लेना देना नहीं होता, वह एक मुश्त एक ही बार में लगाई जाती है। कुल लागत, स्थिर लागत तथा कुल परिवर्ती लागतों का योग ही कुल लागत कहलाता है। समझ में आ रही बात? हम सूत्र के द्वारा लिख भी देंगे कि TVC प्लस TFC बराबर TC, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्ती लागत बराबर कुल लागत। ठीक है, समझ गया ना? चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाजार में यदि कीमत में परिवर्तन हो। देखिए बाजार में कीमत परिवर्तन का मतलब है कीमत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इन्होंने कहा संतुलन लागत से अधिक हो, अर्थात जो हमने अपनी लागत लगाई है, जो हमारी संतुलन वाली लागत है, संतुलन लागत जानते हैं ना, जब MC वक्र MR को नीचे से काटता है उस वक्त जो लागत होती है संतुलन लागत होती है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर संतुलन लागत जो है उस लागत से कीमत हमारी क्या हो, ज़्यादा हो। जाहिर सी बात है जब लागत से ज़्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे, हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। जब लागत से कीमत ज़्यादा होगी तो क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। जब कीमत लागत से ज़्यादा होगी लाभ मिल रहा होगा। ऐसी स्थिति में फर्म को क्या होगा, फर्म को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। फर्म के मन में क्या आएगा, हम ज़्यादा बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा।
जितना ज़्यादा बेचेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, इसलिए वो क्या करती है, वो खूब उत्पादन करती है, खूब सप्लाई करती है। ऐसी स्थिति में सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, खूब सारा उत्पादन होगा, मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और धीरे धीरे सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, कीमत घटने लगती है, तो धीरे धीरे पुनः संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा किस में आएगी, उत्पादनकर्ता पर, फर्मों पर आएगी। वो फर्मों वाले जो है बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा में आकर के, कंपटीशन में आकर के ज़्यादा उत्पादन करने का प्रयास करेंगी। अब हम देखते हैं, जब हमारे पास उन्होंने कहा संतुलन लागत से कम हो, ठीक है, जब इन्होंने कहा कि कीमत हमारी क्या हो, इस संतुलन लागत से कम हो। देखिए, जब संतुलन लागत से कम होगा तो एक फर्म को क्या प्राप्त होगा, हानि प्राप्त होगी। ऐसी कंडीशन में जो प्रतिस्पर्धा आएगी वो किस पर आएगी, उपभोक्ताओं पर आएगी। ठीक है, जो उपभोक्ता होंगे वो क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीदेंगे, खूब ज़्यादा वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जब ज़्यादा खरीदेंगे तो विक्रेताओं में भी प्रतिस्पर्धा आ जाएगी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए कि जब ज़्यादा वस्तुएं बिकने लगती हैं तो विक्रेताओं के अंदर भी प्रतिस्पर्धा आ जाती है। बस आपको ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ हानि प्राप्ति हो रही होगी। क्या हो रहा होगा, हानि प्राप्ति। जब भी हमारी कीमत संतुलन लागत से ज़्यादा होगी, ऐसी स्थिति में एक फर्म को क्या प्राप्त होगा, हानि प्राप्त होगी। लेकिन वो बंद नहीं कर सकती, क्योंकि परिवर्तित लागत से तो उसे ज़्यादा ही प्राप्त हो रहा है। परिवर्तित से भी जब कम प्राप्त होने लगेगा तब वो उत्पादन बंद करेगी, अन्यथा उत्पादन नहीं कर सकती, क्योंकि उत्पादन बंद करने पर क्या होगा, स्थिर लागत के बराबर तुरंत घाटा लग जाएगा, इसलिए वो उत्पादन नहीं बंद कर सकती। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ कीमत जो है संतुलन लागत से कम है, इस वजह से फर्म को क्या प्राप्त होगा, हानि प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, आरबीआई के कार्य बताइए। ठीक है, क्या बताना है, आरबीआई के कार्यों को बताना है। आरबीआई के जो कार्य होते हैं कौन कौन से होते हैं, आरबीआई का कार्य होता है, सबसे पहला कार्य है नोटों का निर्गमन। नोट बनाने का काम किसका है, आरबीआई का। आरबीआई नोट को छापता है, उसमें गवर्नर के दस्तखत होते हैं और उसके बाद ही वह जो है वैधानिक मुद्रा के रूप में मार्केट में संचालित की जाती है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई मनमानी काम नहीं करती। जब तक कि सरकार उसे आदेश नहीं देती, जब तक कि सरकार उसके पास सोना गिरवी नहीं रखती, तब तक आरबीआई कोई भी नोट नहीं छापती। जितना मूल्य का आप उसके पास पदार्थ रखेंगे उतना ही वो मुद्रा छापेगी। ठीक है, लेकिन अल्पकाल ये होता क्या है कि आरबीआई जो होती है कम समय के लिए ही इन कार्यों को करती है। आदेश जितना आएगा उतना ही वो नोटों का निर्गमन करेगी। लेकिन एक समय ऐसा भी होता है जिसे हम कहते हैं आपातकाल की स्थिति, युद्ध काल की स्थिति। ऐसी स्थिति में आरबीआई खुद के कंट्रोल पर आ जाती है, अर्थात सरकार का कंट्रोल वो नहीं देखती। वह कल्याण की भावना से जितना चाहे उतना नोट छाप सकती है, सरकार के किसी आदेश की ज़रूरत उसे नहीं होती। लेकिन ये कंडीशन तब हो सकती है जब युद्ध काल की स्थिति हो या आपातकाल की स्थिति हो। तो आपको ध्यान रखना है, आरबीआई का काम क्या है, नोटों का निर्गमन, नोट छापती है, नोट छापने का काम है। ठीक है, और क्या काम है, और काम है उसका मौद्रिक नियंत्रण। कैसा नियंत्रण, मौद्रिक नियंत्रण। मुद्रास्फीति से लेकर के हर एक चीज़ों तक उसका नियंत्रण होता है। ध्यान रखिएगा, एक कार्य होता है उसका आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। ठीक है, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा। जैसे विनिमय दर के बारे में मैंने बताया है कि जो विनिमय दर होता है, अगर हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का भंडार भरता जा रहा है, ऐसी स्थिति में हमारी मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा का मूल्य कम होगा, तब आरबीआई क्या करेगी, विदेशी मुद्रा को ले जाएगी और विदेशी विनिमय बाजार में ले जा करके वहाँ बेच देगी। ऐसे में क्या होगा, विदेशी मुद्रा का मूल्य अपने आप कम हो जाएगा, हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, उनकी मुद्रा का मूल्य जो है बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या होगा, संतुलन की स्थिति आ जाएगी। अन्यथा क्या होता है कि हमारी मुद्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ क्या हो जाती, शक्तिशाली हो जाती और उनकी मुद्रा नीचे चली जाती, तो दिक्कत थी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, आरबीआई क्या काम करती है, आरबीआई आर्थिक स्थिरता को बनाए रखती है। यदि हमारे यहाँ का ऐसी भी कंडीशन आए, जैसे हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का भंडार एकदम खाली हो गया, बहुत से लोग विदेशी सामान खरीदना चाहते हैं, विदेशी यहाँ जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई विदेशी विनिमय बाजार से विदेशी मुद्रा खरीद के लाएगी, अपने भंडार को भरेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि विदेशी मुद्रा का मूल्य आसमान छुए और हमारे यहाँ असंतुलन उत्पन्न हो। इसलिए वो कल्याण की भावना दिखाते हुए विदेशी विनिमय बाजार में गमन करती रहती है।
आरबीआई के बहुत सारे कार्य हैं, ध्यान रखेंगे। ये बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, और ये साख पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक का मतलब जितने भी बैंक हैं हमारे यहाँ व्यापारिक वाले, ठीक है, इन सभी के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य किसका है? आरबीआई का। अगर इन्हें आपात, जैसे मान लीजिए कि बैंक जो है दिवालिया की कंडीशन में आने वाली है, इनके पास पैसा नहीं है, पैसा खत्म हो चुका है, यानी कि मांग जमा वाले लोग इनके पास लाइन लगाए खड़े हुए हैं, बहुत सारा इन्हें पैसा चाहिए, इनके पास पैसा है नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कर सकते हैं? आरबीआई से कर्ज ले सकते हैं। आरबीआई इन्हें कर्ज देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कैसी भावना से काम कर रही है? कल्याण की भावना से, इसलिए वो इन लोगों को कर्ज देने को तैयार हो जाती है। तो आरबीआई इन्हें पैसा उधार रूप में दे सकती है, इसीलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। केवल बैंकों का पैसा रखेगी, जमा करेगी, निकासी करेगी, जनरल आदमी का नहीं रखेगी, केवल बैंक का और सरकार का, इसीलिए सरकार का बैंक कहा जाता है। सरकार के पास पैसा समाप्त हो गया, सरकार ये कहेगी कि विकास करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हमें आरबीआई से पैसा चाहिए, तो आरबीआई इन्हें उधार रूप में देती है। लेकिन वो आरबीआई जब भी उधार देती है उसके बदले में ब्याज नहीं लेती। ठीक है, आरबीआई जब बैंक और सरकार को पैसा उधार देगी तो उसके बदले में ब्याज नहीं लेगी, बस एक शर्त रहेगी कि निश्चित समय में मेरा पैसा वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, और है हमारे पास साख पर नियंत्रण। जी हाँ, ये साख पर बिल्कुल नियंत्रण रखता है। हमारे यहाँ जितने भी साख हैं वो भाई, साख है क्या? साख एक कर्ज है, एक लोन है, जो व्यापारिक बैंक जितना चाहें उतना दे सकते हैं। लेकिन आरबीआई क्या करती है? आरबीआई इन सभी लोगों पर कंट्रोल रखती है कि आप साख पर बहुत ज़्यादा ब्याज ना वसूलें और साख को बहुत ज़्यादा बांटे नहीं। आपके पास जितना पैसा है उसका 80% ही साख दें, जिससे मांग जमा करने वाले लोग कभी भी आएँ और आपसे पैसा मांगें तो आप उनका पैसा उन्हें वापस कर पाएँ। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, साख पर नियंत्रण करने का कार्य भी किसका है? आरबीआई का है। तो आरबीआई के सभी कार्य हो गए। ध्यान रखिएगा, मेन है आपका ये नोटों का निर्गमन। दूसरा है, दूसरा नंबर पे आप ये लिखना चाहिए आपको। तीसरा नंबर पर आपको लिखना चाहिए आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। चौथे पर ये, यानी 4 मेन पार्ट हैं। 4 तो आपको लिखने ही लिखने हैं, वहाँ चारों हेडिंग्स होंगी, तभी आपको पूरे लघु उत्तरीय में 6 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको 6 नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बजट को परिभाषित कीजिए। बजटीय घाटा क्या है ये भी बताइए। देखिए, बजट को परिभाषित कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो बजट होता है वो एक वित्तीय वर्ष में एक सरकार का आय का और व्यय का लेखा जोखा होता है। ठीक है, हमने क्या बताया? एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, सरकार के आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा, ठीक है, बजट कहलाता है। ध्यान रखिए, एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। बजट का मतलब कितना पैसा सरकार प्राप्त करेगी। देखिए, ये जो आय होता है ना, ये आय डिपेंड करता है किस पर? टैक्स पर। आज के समय में सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड कर रहा है? जीएसटी पर। तो सरकार की आय डिपेंड करती है किस पर? टैक्स पर। और सरकार का व्यय किस पर होता है? कल्याण की भावना से गरीबों पर, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहे, अमीर ज़्यादा अमीर ना होने पाए, गरीब ज़्यादा गरीब ना होने पाए। तो सरकार अपना पैसा गरीबों पर खर्च करती है। ध्यान रखिएगा, सरकार पैसा कमाती है और खर्च करती है। तो सरकार के, हमने क्या लिखा? एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा बजट। बजट का मतलब है एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा। ध्यान रखिए, अनुमानित है, क्लियर नहीं है। तो बजटीय घाटा क्या है? ध्यान रखिए, बजटीय घाटा एक ऐसा घाटा है जिसमें सरकार का व्यय ज़्यादा होता है और आय क्या होती है? कम होती है। व्यय ज़्यादा होगा, आय कम होगा तो घाटा। भाई खर्चा ज़्यादा करेंगे, कमाएंगे कम, तो घाटा तो है ही। बजटीय घाटा का मतलब व्यय ज़्यादा हो, आय कम हो, तो हमसे क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि वो एक बजटीय घाटा है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न हम देखते हैं। व्यापारिक बैंक के कार्य बताइए। ठीक है, तो व्यापारिक बैंक के कार्य जो हैं देखते हैं। जो हमारे व्यापारिक बैंक हैं
हमने बताया व्यापारिक बैंक हमारे सामने बहुत सारे हैं, SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है और ग्रामीण बैंक है। ये सभी बैंकें हमारी कौन सी हैं? ये सभी बैंकें हमारी व्यापारिक बैंक हैं। ये केवल और केवल व्यापार करने का कार्य करती हैं। भाई व्यापारिक नाम इनका क्यों है? व्यापारिक इनका इसलिए नाम है क्योंकि ये मुद्रा का व्यापार करती है। ठीक है, व्यापारिक बैंक जैसे आपको डिफिनेशन लिखनी है तो मुद्रा का व्यापार करने वाली बैंक व्यापारिक बैंक कहलाती हैं। ठीक है, मुद्रा का व्यापार करने वाली बैंकों को हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रहेगा ना आपको। ठीक है, व्यापारिक बैंक के कार्य बताइए। व्यापारिक बैंक के 2 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? 2 कार्य। पहला कार्य क्या है? पहला कार्य है मांग जमा। क्या कार्य है? मांग जमा। मांग जमा का मतलब उधार लेना। और दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है इसका साख। साख का सृजन, सृजन करना या साख को बांटना। ठीक, बांटना या बेचना बात एक ही है। देखिए, ये पहले मांग जमा इकट्ठा करेगा, आपसे उधार मांगेगा, आपसे कहेगा कि आप हमें हमारे यहाँ आइए, पैसा जमा करिए और हमसे आप ब्याज लीजिएगा, आप हमें उधार दीजिए, इसके बदले में हम आपको क्या देंगे? ब्याज देंगे। इस तरीके से ये अपने पास एक पैसा इकट्ठा कर लेता है। मान लिया इसने आपको 2% ब्याज दिया, वही पैसा ये जब इनके पास खूब सारे लोग जब पैसा जमा कर देते हैं, उधार दे देते हैं, तब इनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब वो पैसा उठा करके ये लोगों को उधार देने लगता है। कहता है हमारे पास पैसा है, जिसको उधार चाहिए वो हमसे ले जाए। तो बहुत सारे लोग हैं KCC बनवाने वाले, व्यापारिक लोन लेने वाले, इनके पास जाते हैं और इनके यहाँ से क्या करते हैं? साख को खरीदते हैं। साख मतलब कर्ज, लोन, ऋण। ठीक है, तो इनके पास जाते हैं और इनसे कर्ज ऋण की मांग करते हैं और उसे लेकर आते हैं। तो ये साख को बनाते हैं, उसके बाद बेचते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इन लोगों को जब कर्ज देता है तो उसके बदले में इनसे 7% या 14% का ब्याज मांगता है। सोचिए, आपको कितना दिया? 2%, आपसे कितना ले रहा है? 14%। बीच में कितना बचा? 12%। 12% का पैसा कहाँ गया? ये व्यापारिक बैंक की जेब में चला गया। ये 12% का पैसा था किसका? आप ही का है। आप ही से पैसे उधार मांगे थे, आप ही को पैसे उधार दे दिए, आप ही का पैसा आप ही को दे के आप ही से पैसा कमा रहा है। वो कौन है? व्यापारी है। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? व्यापारिक बैंक। ध्यान रखिएगा, व्यापारिक बैंक के सिर्फ 2 कार्य, एक उधार लेना, एक उधार देना। उधार लेगा तो उसको मांग जमा बोलेगा, उधार देगा तो उसे साख बोलेगा। यानी मांग जमा लेके साख दे के आपको बीच में बेवकूफ़ बना के आपसे पैसा कमा लेता है। कौन? व्यापारिक बैंक। ध्यान रखिएगा, व्यापारिक बैंक एक ऐसी संस्था है जो आप ही का पैसा आप ही को उधार देके और उसके बीच में लाभ कमा लेती है। आपको उस पर ब्याज देती है 2%, आपसे लेती है 7 से 14% और खूब लाभ कमाती है। जो इसका लाभ होता है उसे हम स्प्रेड कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम स्प्रेड बोलते हैं। व्यापारिक बैंक के द्वारा जो है जो लाभ होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज मैंने चर्चा की है UPMSP के मॉडल पेपर सन 2022 इकोनॉमिक्स के लघु उत्तरीय प्रश्नों पर विस्तार से मैंने चर्चा की है। और इसके जो अति लघु उत्तरीय थे और जो वैकल्पिक थे उन प्रश्नों का वीडियो मैंने पहले से डाल रखा है, अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा हमारे साथ करनी है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे जो अगली वीडियो है उसे मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, और आपको अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, जिससे मैं अगले सेशन में आपको उस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको नोट्स विधिवत प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को अच्छे नंबरों की आवश्यकता है, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला करके पास होना चाहते हैं, अधिक नंबरों को लाकर अपने मेरिट बनाना चाहते हैं, जिन्हें ज्ञान की वास्तव में आवश्यकता है। आप उन लोगों तक हमारा ये वीडियो